जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? रोजाना की तरह मैं आशा करता हूं आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय भूगोल का, और भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने आपको 5 वीडियो दिया, जिसमें हमने अध्ययन किया अवस्थिति और विस्तार का, भारत के पड़ोसी देशों का, भारत की समुद्री सीमा का, भारत की खाड़ियों और चैनल्स का। तो दोस्तों, पिछले 5 ही वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश की तरफ। भारत के भौतिक प्रदेश की तरफ और बात करते हैं कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फिर उसके बाद हम लोग उसी के अंतर्गत चले आएंगे हिमालय पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर बाकायदा मैप पर बेहतरीन तरीके से दर्शाया हुआ है पूरे हिमालय को, और अभी समझाते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं भारत के भौतिक प्रदेश को, कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं। ठीक, तो भौतिक प्रदेश को भी जानने से पहले एक पॉइंट को हम लोग जानेंगे यहाँ पर, कि जैसे देखिए हमारा भारत सभी जगह एक समान नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे भारत के भौतिक प्रदेश की, तो हमारे भारत को भौतिक प्रदेश जो है कुल 4 भागों में डिवाइडेड है। यानी भारत के कुल 4 भौतिक प्रदेश है। एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा तटवर्ती मैदान एवं द्वीप। तो भैया मैदान क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि भारत के कितने क्षेत्रफल पर इनका विस्तार है। तो दोस्तों, बात करते हैं पर्वत की, तो पर्वत जो होते हैं काफी ऊंचे होते हैं। इनकी ऊंचाई काफी अधिक होती है। अगर देखा जाए तो 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई, लगभग 4 किलोमीटर से भी ज्यादा जिन पहाड़ों की ऊंचाई होती है। यानी कि जो पर्वत होते हैं ये काफी ऊंचे होते हैं, और इनका ऊपरी भाग नुकीला होता है। कैसा होता है भाई? इनका ऊपरी भाग नुकीला होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। और पर्वत का ही छोटा रूप क्या कहलाता है? पहाड़ कहलाता है। ये जो पर्वत है देख रहे हैं मित्रों, पर्वत का ही छोटा रूप, यानी जैसे पर्वत क्या है काफी ऊंचाई पर है, यानी काफी ऊंचा होता है, काफी बड़ा होता है, और इसका ऊपरी भाग नुकीला होता है। ठीक उसी प्रकार से पहाड़ का भी ऊपरी भाग नुकीला होता है, लेकिन ये पर्वत से ऊंचाई में काफी कम होता है। इसको हम पहाड़ कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया मित्रों पहाड़, और ये हो गया पर्वत, और ये हो गया पहाड़। अब बात करते हैं हम लोग पठार की। तो जो पठार है मेरे प्यारे मित्रों, पठार पर्वत का ही एक रूप है, लेकिन जो पर्वत होते हैं ऊपर से नुकीले होते हैं, पहाड़ भी ऊपर से नुकीले होते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई कम होती है। लेकिन जो पठार होते हैं ये काफी ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊपर से समतली मैदान की तरह दिखते हैं। कैसे होते हैं? ऊपर से समतल मैदान की तरह होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं भैया? पठार कहते हैं। ठीक, और मैदान से तो रूबरू ही है। हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारत में हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार वाला क्षेत्र है, ये क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्लियर है? तो ये अगर हम बात करें कि भारत के कितने क्षेत्रफल पर पर्वत का विस्तार है, तो लगभग 10.6% क्षेत्रफल पर क्या है? भारत के पर्वत है, और 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ है, 27.7% क्षेत्रफल पर पठार है, और 43.2% क्षेत्रफल पर मैदान है। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है, तो भैया 43.2% पर। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठार का विस्तार है, तो भैया पठार का विस्तार है 27.7% क्षेत्रफल पर। पहाड़ का विस्तार पूछ ले तो 18.5%, और अगर पर्वत का पूछ ले तो 10.6% क्षेत्रफल पर क्या है? पर्वतों का विस्तार है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे भौतिक प्रदेश को। तो भौतिक प्रदेश हमने बताया 4 है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, हिमालय कहते हैं। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, क्या भैया, उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। तो दोस्तों अभी ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, जो ये चारों भौतिक प्रदेश है, मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, उस मैप पर बना के दर्शाता हूँ कहाँ पर है। उसके बाद मैं आऊँगा हिमालय के निर्माण पर। जरा पहले हम दर्शा दें कि ये जो चारों भौतिक प्रदेश है भारत में कहाँ पर है ना। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय, और दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। ठीक, ये चार है। पहले इसको मैप पर समझते हैं, उसके बाद मैं आऊँगा हिमालय के निर्माण पर। ठीक है, तो पहले आओ मैप बना लेते हैं यहीं पे हम, है ना। मैप पर बना के पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे हिमालय के निर्माण पर, यानी उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो है उस पर आते हैं। तो भाई ये भारत का पर्वतीय भौतिक प्रदेश है, 4 है। मैं एक छोटा सा शॉर्ट रूप में जल्दी से बनाता हूँ भारतीय मैप, और उसी पर मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ ना। ठीक है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, ध्यान दीजिए। थोड़ा जल्दी बना रहे मित्रों, है ना। हो सकता है कि थोड़ी बहुत त्रुटि रहे, लेकिन उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बस मैं समझाने का प्रयास करूँ। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, पहला क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी ये जो हिमालयी भाग अभी है ना, यहाँ से लेकर के पूरा ये क्या हो जाता है आपका, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाता है। इसको क्या कहते हैं मित्रों, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। ठीक, दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान। तो जो उत्तर का विशाल मैदान वाला क्षेत्र था दोस्तों, उसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला, ये क्या है, ये पूरा विशाल मैदान है। क्या है, ये विशाल मैदान, यानी कि ये कैसा भाग है, ये मैदानी भाग है। और तीसरी नंबर पर बात करता है प्रायद्वीपीय पठार की। तो दोस्तों यहाँ से लेकर के, ठीक, यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार के आगे हम बात करेंगे। इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं, दक्षिण पठार को, दक्षिण भारत के पठार को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं, इसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा क्या, तटवर्ती मैदान और द्वीप। देखिए ये जो तटों पर स्थित मैदान है ना, इसको क्या कहते हैं, तटवर्ती मैदान। और द्वीपों की बात करेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से लेकर के जो ये फैले हैं, हालांकि मैंने कल बताया था, और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है ना, ये है, और कुछ यहाँ पर न्यूमुर द्वीप है ना, और इधर आपकी अलियाबेट द्वीप है। तो जितने भी द्वीप हैं उनका भी अध्ययन हम लोग अंत में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग किस भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं हिमालय के निर्माण को। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं हिमालय के निर्माण की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिमालय का निर्माण, ठीक है। हिमालय का निर्माण, तो दोस्तों देखिए, हिमालय के निर्माण से संबंधित ढेर सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सिद्धांत कोबर का माना जाता है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं, कहते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्या कहते हैं बेटा, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। देखिए बेटा ध्यान में आ रहा है, मैंने बेटा कह दिया है ना। एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं क्लास लेता हूँ तो मुझसे बेटा निकलता है ना, उन लोगों को बेटा मैं कह देता हूँ तो चलता है ना। ध्यान दीजिए, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इन्होंने बताया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। इन्होंने बताया कि आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर पहले टेथिस भूसन्नति था। अब कहेंगे टेथिस भूसन्नति क्या है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर पहले क्या था, टेथिस भूसन्नति था। अब टेथिस भूसन्नति क्या है उसको समझते हैं। देखिए आप लोगों ने अगर अभी तो हमने बताया नहीं आपको, अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है ना, विश्व भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इधर ध्यान दीजिए, पहले जो आपका पृथ्वी था वो एक ही खंड था, ठीक।
बाद में इसमें भूगर्भीय हलचलों के कारण विखंडन होता है। अच्छा, जो एक ही खंड होता है इसको क्या कहते थे? इसको नाम था पेंजिया। इसके चारों तरफ जो जल पाया जाता था उस जल का नाम क्या था भाई? उस जल का नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। यानी जो भूखंड था पूरा उसको पेंजिया, और जो इसके चारों तरफ पानी था उसको क्या कहते थे? पैंथालासा। कहा जाता है कि ये जो पेंजिया है इसमें विखंडन हुआ। अब कहीं विखंडन कैसे हो गया भाई? भूगर्भीय हलचल के कारण, भूकंप के कारण, है ना, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण, है ना, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनके कारण, या फिर सीधे सीधे बात कि भूगर्भीय हलचलों के कारण। किसके कारण टूटी? भूगर्भीय हलचल के कारण। अब भूगर्भीय मतलब धरती के अंदर होने वाली हलचल के कारण पेंजिया में विखंडन होता है। यह दो भाग में टूट जाता है, एक कुछ इस प्रकार से, ठीक, और दूसरा कुछ इस प्रकार से। अब भाई जरा बताइएगा, इसके चारों तरफ पानी जब ये टूट के अलग होंगे तो पानी ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब जब पानी इस बीच वाले क्षेत्र में आया तो भाई टूटने के बाद ऊपर वाले क्षेत्र का नाम दे दिया गया, ऊपर वाले भूभाग का नाम दिया गया अंगारा लैंड, और नीचे वाले का नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच में पानी आया इसको नाम दे दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। और इसी सागर को, यानी कह लीजिए सागर शब्द को ही कोबर महोदय क्या कहे हैं? भूसन्नति कहे। क्या कहे हैं? भूसन्नति। टेथिस सागर को उन्होंने क्या कहा? टेथिस भूसन्नति नाम दिया। क्लियर है? किसने दिया? कोबर महोदय ने दिया। आगे बताया कि जो अंगारा लैंड है फिर इसमें विखंडन हुआ। जब फिर इसमें विखंडन होता है तो ऊपर बनता है आपका जो भी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, है ना, उत्तर अमेरिका महाद्वीप बनता है। इसके साथ ही आपका एशिया और यूरोप वाला भाग बनता है ना, एशिया और यूरोप वाला भाग बनता है। यानी अंगारा लैंड टूटता है तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया बन गया। फिर जब अंगारा लैंड टूटता है तो यहाँ पे बन जाता है भाई दक्षिण अमेरिका, है ना, क्या बन जाता है? दक्षिण अमेरिका। उसके बाद यहाँ बन जाता है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद यहाँ बन जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और नीचे बन जाता है, क्या बन जाता है भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा, अंगारा लैंड टूटा तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। और जब दक्षिण अमेरिका और जब गोंडवाना लैंड टूटा तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बना, अफ्रीका महाद्वीप बना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना, और क्या बना भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से जो है आकृति है भारत की आकृति है, भारत का दक्षिणी भाग है। तो ये जब अब भाई ध्यान दीजिएगा, मैं टेथिस भूसन्नति को समझाने का प्रयास कर रहा था, उसको समझिए। अब जैसे अगर टूट गया भाई, इतना जल्दी जल्दी तो टूटेगा नहीं भाई, खाने काम थोड़ी है, तुरंत भाई लकड़ी थोड़ी है तोड़ के हटा देंगे, है ना। इसमें लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया शामिल है ना, तुरंत नहीं हुआ, लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के फलस्वरूप इनमें विखंडन हुआ है, जिसके माध्यम से इधर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सारे महासागर खुले और 7 महाद्वीप बन गए। अच्छा, जब महाद्वीप बन गए भाई, ये बताइएगा, जैसे हमारा भारत ही है, जब वर्षा होती है तो भारत में नदियाँ प्रवाहित होती है कि नहीं? भारत एक भूखंड है केवल, और आपको पता है कि विश्व में ढेर सारी नदियाँ प्रवाहित होती है। अब ये जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं अंतिम रूप से अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? किसी न किसी सागर या महासागर में बनाती हैं। अब जब सागर या महासागर में, अब नदियों के बड़ी प्रमुख विशेषता है कि जब नदियाँ प्रवाहित होती है ना तो ये अपर्दन का कार्य करती है, यानी अपने अगल बगल से जो पत्थर है होते हैं, मिट्टी होती है, इसको काटती रहती है और इनको अपने साथ बहा करके लेके जाती हैं। जो अवसाद जमा होता है, जो काटती हैं, जो अवसाद बनता है, इनको क्या करती है, जहाँ मुहाना बनाते हैं उसी में गिरा देती हैं। तो यही प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों तक चलता रहा टेथिस सागर में। फिर टूटा एक भाई, विभिन्न विभिन्न महाद्वीप और विभिन्न महासागर बन गए, और भिन्न भिन्न महाद्वीप और भिन्न भिन्न महासागर बन गए। तो ये जो आपका भारत वाला हिस्सा है ना, यहाँ से टूटा था, ये अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से टूटा और इस प्रकार से आया। ऊपर क्या था भाई? ऊपर है अंगारा लैंड का हिस्सा, नीचे क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का हिस्सा टेथिस सागर के मलबे के बीच पड़ता है तो मलबे में क्या होता है भाई? दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो क्या होता है? वह ऊपर उठ गया। बात समझ रहे? और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ। मान लेते हैं ऊपर क्या है भाई? ऊपर क्या हमारा अंगारा लैंड है, ऊपर क्या भाई? अंगारा लैंड है, और नीचे हम मान लेते हैं कि क्या है भाई? ये भारत का निचला क्षेत्र है ना, ठीक। इसके बीच में क्या है मान लेते हैं? टेथिस भूसन्नति है, टेथिस भूसन्नति है।
अब ये नीचे जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके आती है अंगारा लैंड यानी कि एशिया वाले हिस्से में क्या होती है, जब जुड़ती है भाई, इसके बीच जो अब ये मलबा है, अब दोनों के बीच जब दबाव पड़ेगा तो जो मलबा है भाई ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? अरे बोलो, बिल्कुल उठेगा। जैसे अब मैं उदाहरण दूँ, आप गीली मिट्टी लीजिए, आप दोनों हाथ के बीच में गीली मिट्टी को रखिए और दबाइए। जब दबाएंगे तो गीली मिट्टी क्या होगी, बाहर के जिधर उसको रास्ता मिलेगा वो क्या होगा, उधर ही उठ जाएगा। ऐसे जब दबाएंगे तो गीली मिट्टी क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि नीचे ज़मीन रहेगा। जब आप ऐसे दबाव देंगे तो गीली मिट्टी क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठीक उसी प्रकार से जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में दबाव पड़ा तो जो अवसाद थे वो ऊपर उठ गए और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। बात समझ रहे हैं? ये किसका सिद्धांत था? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था। क्या था भाई? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए, इतने में तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं हिमालय की। अभी तो हिमालय के निर्माण की बात हो गई, हमने देख लिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं हिमालय की, कि हिमालय का निर्माण होने के बाद हिमालय क्या है। ठीक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता मित्रों, जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी बताइएगा। अगर हमको फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी तो हम फिर से बनाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहिए। जो भी समस्याएं आती है, जो भी बाधाएं आती हैं, आप हमसे शेयर करिए। और हाँ, एक जन का कमेंट आया था कि सर जो आप पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ दे दिया करिए। तो पीडीएफ देखिए, मुझे अभी तो लगाने नहीं आता, इतना भाई टेक्निकल जानकारी हमारे पास नहीं है। मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ाने के बाद अपलोड कर देता हूँ वीडियो। अगर आपको जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सअप कर सकते भाई। व्हाट्सअप नंबर ये है 7897725926, ये व्हाट्सअप नंबर है आपको, है ना। इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और जिस वीडियो का, जैसे मैंने 4-5 वीडियो अभी पीछे बना दिया है और ये जा रहा है 6वां वीडियो, तो जिस भी वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए, आप उस वीडियो लिख दीजिएगा फलाना वीडियो पीडीएफ और अपना नाम के साथ आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिमालय। तो दोस्तों, हिमालय की कहानी बड़ी रोचक है। जैसा कि हमने निर्माण के बारे में आपको बताया, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। शायद हमने ज़्यादा ही तेज़ बोल दिया, अगर ज़्यादा तेज़ बोले हैं या स्लो बोले हैं उसको दोनों ही बताइएगा। और जो त्रुटियां हों उस चीज़ को भी नीचे कमेंट में मेंशन किया करिए, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। मैं उसी के अनुसार चलूँगा, मैं उसी के अनुरूप चलने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप जीएस के लिए निश्चिंत रहिए। जीएस के किसी भी विषय के लिए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, किसी भी, चाहे पर्यावरण हो, किसी भी विषय के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना होगा, खासकर जीएस के लिए। बाकी मैंने टीम गठित करने का प्रयास किया, टीम गठित हो जाएगी जल्दी ही। अगर टीम हमारे साथ आ जाती है तो उसके साथ ही मैं एक बैच निःशुल्क कर दूंगा। जैसे अभी KVS PRT है, RO है, हमारे टीचर्स आने वाले हैं। अब किसी को भी तो ऐसे नहीं बुला सकते ना, हम बुलाएंगे उन्हीं को जो आपको बेहतरीन शिक्षा दे सके, आपको सही मार्गदर्शन दे सके। बात समझ रहे हैं ना। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमालय की। तो हिमालय जो है यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसी पर्वत भैया? पहली बात तो सबसे नवीन पर्वत है और यह मोड़दार पर्वत भी है। अच्छा, मोड़दार को कहीं कहीं वलित भी कहते हैं। मोड़दार को क्या कहते हैं? वलित पर्वत। आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। क्लियर? वेरी गुड। अभी कहेंगे कैसे मोड़दार पर्वत है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। मैं ऊपर वाला हिस्सा को मिटाता हूँ, इसको यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे देखने में समझ में आएगा कि कैसे मोड़दार है। अगर आप देखेंगे तो हिमालय यहाँ से इस प्रकार से ऐसे चापाकार आकृति में, जैसे हालांकि मैंने आगे लिखा भी है कि इसकी आकृति कैसा है, चापाकार या धनुषाकार। अगर आपसे पूछा जाता है हिमालय की आकृति कैसी है, तो आप कह सकते हैं कि हिमालय की आकृति चापाकार है या धनुषाकार है या तलवार की भांति है, आप ये कह सकते हैं। क्लियर?
बात करें अगर हिमालय की लंबाई की, तो हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर है। बोलो कितना? 2500 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए गूगल पे कहीं कहीं 2400 किलोमीटर दिखा देता है, तो जैसे हमारे ऑफलाइन के बच्चे कह रहे थे 2400 है, तो मित्रों 2400 नहीं है, हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं हिमालय का विस्तार, यानी हिमालय का जो विस्तार है कितना है, कहाँ कहाँ पर है ना। तो देखिए हिमालय का जो विस्तार है नंगा पर्वत से लेके, कहाँ से भैया? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। कहाँ से भैया? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। अब कहेंगे ये कहाँ है, तो देखिएगा ये बृहद हिमालय पर जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर एक पर्वत है, एक पर्वत चोटी है। ठीक, पर्वत चोटी है। इस पर्वत चोटी का नाम है नंगा पर्वत। इस पर्वत चोटी का नाम क्या है? नंगा पर्वत, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। कहाँ है भैया? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। और यहाँ पर तिब्बती क्षेत्र में एक और पर्वत है जिसका नाम क्या है? नामचा बरवा पर्वत। क्या है मित्रों? नामचा बरवा पर्वत। क्या है? नामचा बरवा पर्वत, जो कि कहाँ है? तिब्बत, है ना। अब ध्यान दीजिए, यह जो नंगा पर्वत है हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत है। अरे बोलो, नंगा पर्वत हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत है, और नामचा बरवा पर्वत हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कि हिमालय पर्वत का विस्तार किन दो पर्वतों के बीच में है, तो नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत कह देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है, आगे ध्यान दीजिएगा, कि जो हिमालय का विस्तार है ना, कहता है कि किन दो नदियों के मोड़ के बीच विस्तृत है। अब नदी कह दिया, अभी पर्वत था, अब नदी कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो हिमालय है इसका विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक विस्तृत है। अरे बोलो, इतना क्लियर है? बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्थान है मानसरोवर। मानसरोवर आपको पता है, यही इसी मानसरोवर नामक स्थान से निकलती 3 प्रमुख नदियाँ, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो जो सिंधु नदी है कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, लद्दाख से होते हुए आगे प्रवाहित होते हुए कहाँ चली जाती है भाई? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और यहीं से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी इधर पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, और यहाँ यांगयात दर्रे से होते हुए अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती, फिर असम में, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये हो गया क्या भाई? ब्रह्मपुत्र। और ये क्या हो गया आपका? सिंधु। अगर बात किया जाए भारत में विस्तार कहा जा रहा है, ठीक है। अब अगर कहा जाए किन दो नदियों के मोड़ के बीच हिमालय पर्वत का विस्तार है, तो इधर भैया कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र। अरे बोलो, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ का बीच, हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के बीच, और इधर की ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो हम कहेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के बीच ही हिमालय का विस्तार है, या फिर हिमालय विस्तृत है। कौन से दो नदियों के बीच है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर बात कहे कि जो हिमालय है वो भारत के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो भाई हिमालय भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है हिमालय। ठीक, और अगर पूछे कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय की औसत ऊंचाई ही मित्रों 6000 मीटर। कितना है औसत ऊंचाई? 6000 मीटर। और आपको पता है 6000 मीटर का मतलब 6 किलोमीटर, है ना। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6 किलोमीटर, है ना। अभी बात करेंगे चौड़ाई की भी, है ना, चिंता मत करिए, चौड़ाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, अभी बात कर लेते हैं। तो औसत ऊंचाई कितनी हिमालय की? हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। और अभी हमने आकृति आपको बताया कि भाई हिमालय की आकृति कैसा है? चापाकार या धनुषाकार। देखिए चापाकार क्यों कहते हैं? वो आप लोग जो हम लोग जैसे लगड़ा प्रकार कहते थे ना भाई, चाँप लगाते थे ना, लगड़े प्रकार को हम लोग चाँप कहते हैं ना, जो चाँप लगाना कहते हैं। आप लोग भाई लगड़ा प्रकार, कुछ लोग दतंगा बटंगा पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो आप लोग अपना समझिएगा, ध्यान दीजिए। आकृति कैसी है भाई? हिमालय की चापाकार है। चापाकार, या फिर अगर चापाकार नहीं रहता ऑप्शन में तो धनुषाकार होगा, क्योंकि धनुष की आकृति भी कुछ इस प्रकार से रहती है ना, तो उसी को या तो धनुषाकार कह दिया है, या तो आप चाप लगाते हैं तो चापाकार कह दिया। क्लियर है? तो हिमालय की आकृति कैसी है? चापाकार या धनुषाकार। आगे बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग, हिमालय के पश्चिमी भाग की जो चौड़ाई है ना वो बहुत अधिक है, और ऊंचाई क्या है?
हाँ, पश्चिमी भाग की, हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई कम है। इधर अगर देखेंगे तो इधर क्या भाई, चौड़ाई अधिक दिख रही होगी और इधर जाते जाते क्या होता गया भाई, पतला होता गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई तो अधिक है लेकिन ऊंचाई क्या है, कम है। जबकि हिमालय के पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा है ना। और जो माउंट एवरेस्ट है वो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ही है, यानी कि हिमालय के पूर्वी भाग में ही आता है। जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा, याद आ रहा है किस देश में है, नेपाल में है। अभी चर्चा करेंगे उसकी भी, अभी आप चिंता मत करिए। अभी तो मैंने हिमालय का परिचय दिया है, अभी हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियां हैं उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे, आप जरा भी चिंता मत करिए, ठीक है। आगे आते हैं तो भाई हिमालय का जो पश्चिमी भाग की चौड़ाई है कितना है, वो अधिक है और ऊंचाई क्या है भाई, कम है। जबकि पूर्वी भाग की चौड़ाई क्या है, हिमालय के पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई क्या है भाई, काफ़ी अधिक है। बात समझ पा रहे हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो भाई मान लेते हैं जैसे मैंने गीली मिट्टी का उदाहरण दिया, इधर ध्यान दीजिए, गीली मिट्टी का उदाहरण दिया आपका, आप दोनों हाथ लीजिए, है ना, दोनों हाथ लीजिए, एक तरफ ऐसे मिलाइए दो, ठीक है, ये ऐसे मिलाइए, इधर एक तरफ चौड़ा करिए एक तरफ पतला करिए, और जब आप ऐसे दबाएंगे प्रेस करेंगे, ठीक है, तो भाई जहाँ पर ज़्यादा पहले पहुँचेगा वहाँ पर ज़्यादा पहले क्या होगा, दबाव डालेगा, और जहाँ पर लेट पहुँचेगा वहाँ पर लेट दबाव डालेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते जो भारत का जो गोंडवाना लाइन का हिस्सा टूटा था, नहीं अफ्रीका से जब भारत टूटा था तो ये वाला भाग थोड़ा सा पीछे था, ये वाला भाग थोड़ा सा आगे था। बात समझ रहे हैं ना, वो अपने जसकतस स्थान पर है, ये थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे था, तो इस प्रकार से दबाव बढ़ा था। बात समझ रहे हैं, इसलिए ये वाला जो भाग है ज़्यादा उठ गया और ये वाला भाग कम उठा, लेकिन कम उठा तो लेकिन चौड़ा ही रह गया। बात समझ रहे हैं। तो हिमालय के पश्चिमी भाग की चौड़ाई क्या है, अधिक है, ऊंचाई कम है, जबकि हिमालय के पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई अधिक है। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि हिमालय अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर, हिमालय अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शाती है। यानी जो हिमालय है ना, अपने पश्चिमी छोर पर और अपने पूर्वी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शाती है। कैसी मोड़ को, दक्षिणवर्ती। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक, ये मेरा हाथ है। अभी क्या है कि जैसे मेरा हाथ है, नीचे से ये पूरा मान लेते हैं कि अंगारा लैंड का हिस्सा है, नीचे से गोंडवाना लैंड का जितना मेरा पंजा है, देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला जितना हिस्सा पड़ेगा उतना ही दबाव डालेगा ना, और जो बाकी रहेगा ऐसे दक्षिण की तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, यहाँ वाला हिस्सा जो रहेगा उठा के ऊपर लेके जाएगा, और बाकी हिस्सा क्या रहेगा भैया, दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शाने लग जाएगी, यानी वहीं पर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, वो वहीं पर रह जाएंगी, और जो बीच वाला हिस्सा जहाँ पर दबाव पड़ रहा है वो ऊपर उठ गया। बात समझ रहे हैं। इसी वजह से हिमालय अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर क्या करती है, दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शाती है। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और समझने के लिए एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, तब ज़्यादा समझ पाएंगे। थोड़ा सा पीछे करके फिर समझिएगा, है ना, क्लियर। तो हिमालय क्या है, अपने पूर्वी और पश्चिमी छोर पर क्या करती है, दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शाती है। आगे जरा ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा करके, अगर दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शाती है तो भाई दक्षिणवर्ती मोड़ को क्या कहते हैं, है ना, ये भी तो सवाल उठता है। तो इधर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इधर इसको ऊपर, इसको भी मिटाएं, इसको भी मिटा देते हैं, है ना, ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है इसी में। अब ध्यान दीजिए, दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शाती है। अच्छा, जो हिमालय है, हिमालय का जो पश्चिम या फिर कह लीजिए कि पश्चिमी भाग में हिमालय का जो दक्षिणवर्ती मोड़ है उसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं भाई, उसको पाकिस्तान में कहते हैं सुलेमान पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत श्रेणी। और जो हिमालय का पश्चिमी ही विस्तार है, पश्चिमी हिमालय में ही दक्षिणवर्ती मोड़ को दर्शाती है, लेकिन किस देश में, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में कहते हैं हिंदकुश पर्वत। क्या कहते हैं भैया, हिंदकुश पर्वत कहते हैं। धर के हिमालय का जो पश्चिमी छोर का दक्षिणवर्ती मोड़ है उसे पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं, अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हिमालय का पूर्वी छोर पर जो दक्षिणवर्ती मोड़ है, इसकी बात करते हैं। तो जो पूर्वी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ है, इसको अलग अलग राज्यों में, भारत में भी है और यह म्यांमार में भी है, तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इधर ध्यान दीजिए,
ये अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको कहते हैं हम लोग, इधर लिख रहे हैं, इसको कहते हैं पटकई बूम पहाड़ी। दिख रहा है कि नहीं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या कहते हैं, पटकई बूम पहाड़ी। पटकई बूम पहाड़ी ये कहाँ कहते हैं भाई, अरुणाचल में कहते हैं। कहाँ कहते हैं, अरुणाचल में कहते हैं। और जो देखिए पहले अरुणाचल है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है ना। तो जो नागालैंड में पहाड़ी है इसको क्या कहते हैं, जो नागालैंड में है, नागालैंड में जो पहाड़ी है भाई इसको कहते हैं नागा पहाड़ी। क्या कहते हैं, नागालैंड में जो पहाड़ी स्थित है उसको नागा पहाड़ी कहते हैं। और मणिपुर में जो पहाड़ी है, कहाँ पे भैया, मणिपुर में जो पहाड़ी है इसको कहते हैं मणिपुरी पहाड़ी। क्या कहते हैं, मणिपुरी पहाड़ी कहते हैं। और इसी के साथ जो लास्ट वाला है आपका यहाँ पे मिजोरम में जो पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिजो पहाड़ी। क्या कहते हैं मित्रों, मिजो पहाड़ी कहते हैं, मिजो पहाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा हिमालय का सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं कि हिमालय के अंतर्गत हम किन किन श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हिमालय के अंतर्गत हम लोग 4 प्रमुख श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। हिमालय के अंतर्गत हम लोग 4 प्रमुख श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे चारों श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो पहला मैं बात करूंगा ट्रांस हिमालय की। किसकी, पहला मैं बात करूंगा ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और चौथे नंबर पर मैं बात करूंगा शिवालिक हिमालय। क्या भैया, शिवालिक हिमालय। तो देखिए हमारा ये वाला जो हिमालय है, ठीक है, इसकी अगर आप देखेंगे तो मैंने 3 श्रेणियां बनाई है। एक नीले कलर से, एक रेड कलर से टूटी फूटी अवस्था में, और एक हरे कलर से। तो दोस्तों ये जो मैं थोड़ा सा, ये जो नीला वाला है, ये जो नीला वाला है ये है बृहद हिमालय। ये क्या है, बृहद हिमालय, ये वाला दूसरे नंबर का। उसके बाद जो लाल वाला है उसको कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। और नीचे जो हरा वाला है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो भैया आप कहेंगे ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय के लिए मैं थोड़ा यहाँ ऊपर मिटाता हूँ, तब दर्शाने का प्रयास करता हूँ और आप अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे चीज़ों को, है ना। अब ध्यान दीजिए ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां है। एक को कहते हैं हम लोग काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। दूसरे को कहते हैं लद्दाख श्रेणी, और तीसरे को कहते हैं जास्कर श्रेणी। अब ये जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है, इसके अलावा इन्हीं का पूर्व में जब विस्तार होता है तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको कहते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं, कैलाश, यानी ट्रांस के अंतर्गत हम एक और पढ़ेंगे किसको, कैलाश श्रेणी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भैया ये वही कैलाश श्रेणी है बाबा भोलेनाथ डमरू वाले की, है ना। तो दोस्तों ये हो गया हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख श्रेणियों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर पूछता है हिमालय की कितनी श्रेणियां, तो हिमालय की ये 3 ही श्रेणियां हैं, बृहद, लघु और शिवालिक। तो पूछेगा अगर कि ट्रांस हिमालय तब किसकी हिस्सा है भैया, तो ट्रांस हिमालय है यूरेशिया प्लेट का हिस्सा, यानी अंगारा लैंड का हिस्सा। ये किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड में ऑलरेडी था, यानी ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। क्लियर। और ये जो हिमालय बना ये किससे बना भैया, ये टेथिस सागर में जमे अवसादों से, मलबों से। क्लियर है। तो ये दोस्तों कल हम लोग अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय का, और आज हम लेते हैं आपसे विदा। और लेकिन उससे पहले आपसे एक ही बात फिर से कहनी है कि दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, अच्छा खराब भला बुरा जो भी है, आप वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, कमेंट जरूर किया करिए। और यदि अच्छा लगता है तो वीडियो अगर हेल्पफुल है, अगर आपको सहायता कर रही है, आपको सिखाने में मदद कर रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जो पढ़ने वाले हैं, ताकि वो भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। और हमारा उद्देश्य यही है, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो दोस्तों इसी के साथ बस करते हैं, मिलते हैं कल ट्रांस हिमालय के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।